वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो मैं योगेश आप सभी के सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना सुबह यानी कि मंडे टू सैटरडे हमारी सुबह 9 बजे आपके अपने चैनल JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे जो है क्लास होती है, जहां पे पेपर 1 की 3 इंपॉर्टेंट यूनिट यानी कि मैथ, DI और लॉजिकल रीजनिंग हम लोग जो है डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो फटाफट से आ जाइए, एक बार ये भी चेक करा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या आप सभी जो है मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अपन अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि आज के सेशन में सर क्या खास होने वाला है, मैं आप सभी के सामने और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं इंडियन लॉजिक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे अगस्त री एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर आरंभ सीरीज जो है हमने चला रखी है पेपर 1 की, जहां पे जो भी अभी री एग्जाम में क्वेश्चंस हुए हैं आपके पेपर 1 के पूरे 10 की 10 यूनिट जो है आप सभी को करवाई जा रही है मेरे महवेश मैम और प्रीति मैम के द्वारा। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे आप सभी के लिए जो है डेली लाइव क्लासेस की जाती हैं। इसके अलावा कोई भी जॉब रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल आप सभी को जो है पहुंचा दी जाती है। स्ट्रैटेजी के साथ जो है पूरा गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी को मिलता है। कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो JRF अड्डा हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि दिसंबर 2024 को आप सभी टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो आप सभी के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही जो बैच है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी बैच से एनरोल करवा सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर वेबसाइट के थ्रू, या फिर सपोर्ट पे कॉल करके, ठीक है। और जैसा कि अभी नवरात्रि भी चल रही है तो सर इस नवरात्रि के लिए जो है आप सभी को पूरा का पूरा 20% का डिस्काउंट जो है सारे के सारे कोर्सेज में दिया जा रहा है। चाहे आप पेपर 1 का कोर्सेज लेना चाहते हैं, चाहे आप पेपर 2 का लेना चाहते हैं, तो आपको कोड यूज करना है RAM20, ठीक है। और ये कोड यूज करते ही आपके सारे के सारे कोर्सेज पे फ्लैट 20% का आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा शेड्यूल है अपना। 8 बजे सुबह महविश मैम की क्लास होती है ICT रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की। 9 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ पे मैं आप सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, DI लेके आता हूँ। और 11 बजे प्रीति मैम की क्लास है जहाँ पे PD हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है आप सभी के सामने मैथमेटिकल रीजनिंग से। फटाफट से मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन जो है आप सभी का ये प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। बताइए सभी। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। 20 सेकंड आप सभी को दे रहा हूं, आप लोग पहले ट्राई करें, फिर जो है अपन इसको देखेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही है अपनी, ठीक है। गुड मॉर्निंग रिमझिम, गुड मॉर्निंग मंजू जी, निधि जी, सोनाली, निकिता, लिटिल लाइफ, निकिता चौधरी, निकिता सिंह जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, A जो है B से 1 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि A जो है B को 80 मीटर की शुरुआत देता है और विजयी पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ताकि A और B एक ही समय उस तक जो है पहुंच सके, ये हमें बताना है। गुड मॉर्निंग अलीना खान जी। चलो, तो सीधी सी चीज है सर, आंसर किसी का आया नहीं, पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है कहानी आगे चल रही है। सबसे पहले तो बोला गया है कि A जो है B से 1 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। तो अगर मैं 1 सही 2/3 को 1 सही 2/3 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा सर जी? 3 एकम 3 और 2 5, तो क्या मैं इसको 5/3 बोल सकता हूं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि A जो है B से 5/3 गुना तेज जो है दौड़ता है, सही है। चलो, ये अगर इतना दौड़ रहा है सर तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि A जो है क्या है B से 5 गुना 3 तेज जो है दौड़ता है। अब यहां से आप A और B का बेटा अनुपात निकाल सकते हो यानी कि रेशियो निकाल सकते हो।
तो यदि मैं ए और बी का यहाँ से रेशो निकालता हूं तो मेरे पास जो है 5:3, 5:3 यानी कि 5/3, यानी कि ए का 5 आ गया, बी का सर मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है कि अगर ऐसा होता है तो यदि ए बी को जो है 80 मीटर की शुरुआत देता है, 80 मीटर की शुरुआत देता है, मान लो सर बी की जो लेंथ है ना, बी की जो मतलब जितना दौड़ रहा है वो एल मीटर जो है कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, तो सर ए कितना दौड़ रहा होगा, ए जो है आपका L+80 जो है कहीं ना कहीं दौड़ रहा होगा, क्योंकि बोल रखा है ए जो है बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि ए जो है कहीं ना कहीं आपका 80 मीटर आगे है आपके बी से। सही है, सही बात है, बताओ मुझे। बिल्कुल। अब सर ये ए का है, ये ए का है, ये मेरे बी का है, और दोनों हमारे पास रेशियो हैं। यदि ये दोनों अपने पास चीजें हैं तो आराम से जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं सर जी, आंसर इनका निकाल सकते हैं। कैसे कैसे सर, ए और बी का वही रेशियो हम लोग निकालें। आप देखो हमें बताना है कि भैया कितने समय तक जो है पहुंच सकता है, एक ही समय में उस तक पहुंच सके कितनी दूरी जो होनी चाहिए, तो यानी कि दूरी हमें निकालनी है। क्या निकालनी है सर जी, दूरी हमें निकालनी है। तो कैसे हम लोग करने वाले हैं, सुनना और समझना, बहुत ही बेहतरीन जो है आप सभी का प्रश्न है। अगर मैं इसको करता हूं यहाँ पे तो आप देखेंगे मैं इसको लिख सकता हूं कि सर L बटा, और ये L किसकी दूरी है सर जी बी की, और बी का रेशो हमारे पास कितना है सर जी 3, तो मैंने इसको सर मान लिया 3, यानी कि मैंने 5x और 3x जो है इनको रेशो कहीं ना कहीं अनुपात कर लिया। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है सर जी a, और a की दूरी सर हमारे पास कितनी है, a की हमारे पास L+80 है, और ये कितना कर रहा है सर जी 5x जो है ये कहीं ना कहीं तेज से दौड़ रहा है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर जो है हम लोग निकाल लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे, सुनना और समझना। यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को सर मल्टीप्लाई करते थोड़ा सा दिमाग से हमें करना है, सुनना है, समझना है। इसको मैं करूंगा तो 5x और L हमारे पास आएगा, 3x को इससे गुणा किया तो 3xL हमारे पास आ गया, प्लस 3×8=24 यानी कि 240x हमारे पास आ जाता है। अब यदि ये इसको मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा बचेगा सर जी 2xL बराबर 240x, 240x, x से x कैंसिल हो जाएगा 2 से सर ये 120 हमारा आ जाएगा, यानी कि L हमारा आ जाता है 120। L अगर 120 आ गया है, पर हमें तो कितनी निकालनी है A और B को, कि विजयी पोस्ट यानी कि A का हमें निकालना है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए, A की सर 80 ज्यादा है, 80 इसमें प्लस कर दो, तो यानी कि 200 मीटर जो है आप सभी का आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ABCD ऐसा चल रहा है। ठीक है, बताओ मुझे समझ में आया, यस और नो, हाँ है ना। क्या पहला ही क्वेश्चन मैथ्स का आके घबरा गए क्या आप सभी, बताइए समझ में आया पूरा का पूरा। बहुत ही बेहतरीन आप सभी का क्वेश्चन है, और लेवल के आप सभी को जो है क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, कि बढ़िया, क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन करा दूं फिर कॉन्फिडेंस अपना हो जाए, नहीं, हर तरीके के क्वेश्चन जो है सेशन में लेके आया हूं, तो बढ़िया देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, सही है, थम्स अप एक बार जरूर कर दीजिए, और फिर अपन चलते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ फटाफट से। बहुत ही, अब एक टिपिकल कर दिया, अब एक बेसिक सा प्रश्न जो है हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। बताइए आंसर क्या होने वाला है। बताइए, 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, ऑफर चल रहा है भाई, और जहां भी ऑफर का नाम आता है हमें समझ आता है कि सर बढ़िया मस्त बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसे बोला 5 के साथ जो है 1 आपको मुफ्त मिल रहा है, तो हमें बताना है कि छूट का यानी कि डिस्काउंट का शुद्ध प्रतिशत कितना है, डिस्काउंट का शुद्ध प्रतिशत कितना है, बताइए आंसर। देखो सिंपल सी बात है कि सर आप जब 5 वस्तुएं खरीद रहे हो तो आपके पास 1 वस्तु जो है आपको मिल रही है, तो यानी कि कितनी टोटल वस्तुएं आपके पास हो जाती है सर, 6 हमारे पास हो जाती है। कितनी हो जाती है टोटल, 6 हमारे पास हो जाती है। डिस्काउंट कितने का मिला, कहीं ना कहीं 5 चीजें खरीदने पे 1 आपको मुफ्त मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 1 जो है 1 आपको फ्री में मिल रही है, बिल्कुल सर फ्री में मिल रही है। जो 1 जो है आपको फ्री में मिल रही है, कितने वस्तुएं टोटल हमारे पास हो जाती है सर, टोटल हमारे पास 6 हो जाती है। और हमें पता है कि सर 1/6 का मान क्या होता है, सर 1/6 का मान हमारा 16 सही
2/3 या 16.66% हमारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा करेक्ट आंसर। 20 कैसे हो जाएगा विनीत वर्मा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आया होगा। अब जो है दो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप में अपन करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया हूं, सुनना और समझना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा कथन जो है निगमनात्मक तर्कों पर सही ढंग से लागू होता है। निगमनात्मक तर्क यानी कि हमारे जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं उन पे कौन सा जो है सही रूप से लागू होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लास्ट वाले प्रश्न में तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। कम समय में ज्यादा हम लोग करेंगे और ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निगमनात्मक तर्कों पर सही ढंग से लागू होता है, कि जो हमारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं। निगमनात्मक तर्क या तो वैध हो सकते हैं, अमान्य यानी कि या तो अवैध या फिर इनवैलिड हमारे हो सकते हैं। परिसर और निष्कर्ष के बीच एक आवश्यक संबंध होना चाहिए, यानी कि जो आपके प्रेमाइसेस होते हैं और जो आपके जो कंक्लूजन है उनमें एक रिलेशन संबंध हमारा होना चाहिए। नए परिसर को जोड़ने से वैधता में सुधार होता है, ऐसा है क्या? और गलत परिसर से सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है कि क्या इनमें से आंसर आपका सही होने वाला है, बताइए सभी। डी ऑप्शन बता रहे हैं, BCD। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप लोग समझो और समझने की कोशिश करो तो सर आर्ग्यूमेंट यानी कि हम लोग तर्क की जो है कहीं ना कहीं बेटा बात कर रहे हैं। तर्क की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो तर्क क्या होता है, मैं अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सर तर्क जो हमारा है वो आपके कुछ जो आपके प्रीमाइस होते हैं और आपके कंक्लूजन यानी कि दो आपके जो परिसर हैं और फिर आपका जो निष्कर्ष है उससे मिलके जो पूरा का पूरा क्या बनता है सर जी, तर्क हमारा बनता है। सही बात है। अभी जो आर्ग्यूमेंट ये जो तर्क हमारे होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के तर्क होते हैं कि सर एक तो हमारा निगमनात्मक होता है और एक हमारा आगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव होता है और एक हमारा इंडक्टिव होता है। अगर अपन सबसे पहले बेटा डिडक्टिव की बात करें, ये हमारा डिडक्टिव हो गया और ये हमारा इंडक्टिव हो गया। सर डिडक्टिव को हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? निगमनात्मक, बिल्कुल है ना, निगमनात्मक। और सर ये हमारा जो इंडक्टिव होता है दैट इज आर आगमनात्मक। अब आप देखेंगे कि सर जो ये जो आगमनात्मक यानी कि हमारा जो निगमनात्मक है, डिडक्टिव जो है हमारा क्या होता है, कैसे जाता है कि सर जो भी हमारी चीज जनरल से पर्टिकुलर जा रही है ना, जनरल से पर्टिकुलर जा रही है तो हमारे कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं, यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी कि आपके सामान्य से विशेष की तरफ अगर कोई आपके आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं तो आपके कौन से आर्ग्यूमेंट, कौन से तर्क हो जाएंगे सर? हमारे डिडक्टिव हो जाएंगे। पहले भी बहुत बार जो है हमने इस चीज को समझ रखा है, सही बात है। वहीं अगर इसमें बात करूं सर इंडक्टिव में अगर अपन बात करें तो सर हमारे जो आर्ग्यूमेंट होंगे यानी कि जो तर्क होंगे आगमनात्मक में वो क्या होंगे सर? वो आपके पर्टिकुलर टू जनरल यानी कि विशेष से सामान्य की तरफ जाएंगे, विशेष से सामान्य की तरफ जो है आप सभी के जाएंगे। इतना हम लोग ने पढ़ा है। अब सर यदि हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो सर इसको भी हम लोग दो भाग में जो है विभाजित कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं क्या? यस और नो? बताओ मुझे। यस और नो? है ना, सही है। तो सर तर्क हमारा है, ध्यान से इस फ्लो चार्ट को देखेंगे और ध्यान से जो है इस फ्लो चार्ट को सर समझने की आप सभी जो है कोशिश करेंगे। अब जो हमारा जो डिडक्टिव है इसको भी हमने दो पार्ट में विभाजित कर दिया कि सर एक तो हमारा वैलिड हो जाता है, एक हमारा हो जाता है वैलिड यानी कि हिंदी में जिसको हम लोग बोलेंगे वैध या फिर मान्य, और एक हमारा हो जाता है सर अवैध यानी कि अमान्य यानी कि इनवैलिड हम लोग जो है इसको बोल सकते हैं, इनवैलिड। सही बात है। और अगर अपन
अब क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा था कि सर जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपके होते हैं, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपके होते हैं यानी कि जो निगमनात्मक तर्क आपके होते हैं, या तो वैध और अवैध हो सकते हैं। बिल्कुल सर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात जो है आपकी बोल रखी है। परिसर और निष्कर्ष के बीच एक आवश्यक संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, आप निष्कर्ष यानी कि जो कंक्लूजन है वो कैसे निकालोगे कि दो आपके पास जो है आधार यानी कि जो परिसर, जो प्रेमाइसेस आपके पास गिवन है, उससे आप सभी निष्कर्ष निकालेंगे। और जो निष्कर्ष यानी कि जो कंक्लूजन आप सभी ने निकाला है वो दो जो परिसर आपके दे रखे उनके सपोर्ट से आपने सभी ने क्या निकाला है सर, निष्कर्ष निकाला है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। तो ये भी हमारी जो है बिल्कुल सही बात बोली हुई है। सर सी जो बात आपकी है ना, सी जो बात आपकी है कहीं ना कहीं वो आपकी गलत बोली हुई है, क्योंकि नए परिसर को जोड़ने पे वैधता में सुधार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 3 प्रेमाइसेस कर दोगे और 4 प्रेमाइसेस कर दोगे तो ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपका जो वैलिडनेस जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है सुधार आपका हो जाएगा, सुधार आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सर ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है और डी हमारा बोल रखा है कि गलत परिसर से सही निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं, तो डी बिल्कुल हमारा सही है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा हमारा ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल। वैलिड जो है साउंड और अनसाउंड हो सकता है और इनवैलिड हमेशा अनसाउंड ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी जो वैलिड होता है इसके भी दो सर साउंड और अनसाउंड ही हमारा हो सकता है ना। इनवैलिड ऑलवेज आपका अनसाउंड ही होगा। सही है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी क्या होने वाला है फटाफट से। इनफॉर्मल फैलेसी है यानी कि अनौपचारिक भ्रांति है आप सभी के लिए। तो क्या है, कौन सी इनमें से जो है अनौपचारिक भ्रांति आपकी हुई भी है? शेयर कर दीजिए सेशन को, उसमें जो है कमी नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि इतनी मेहनत करने पे जो है आप सभी के लिए लेके आते हैं कंटेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए है कल, यानी कि कल सुबह 8 बजे से लेके पूरे 6 आवर्स की यानी कि 6 घंटे की जो है आप सभी के लिए मैराथन लेके आ रहा हूं। ठीक है, मैं जो है 8 से 10 मिलूंगा, 10 से 12 महाविश मैम की रहेगी, 12 से जो 2 है वो प्रीति मैम की रहेंगी। तो पूरे 6 घंटे जो है आप सभी को लाइव मैराथन लेके आ रहे हैं। तो कल सुबह 8 बजे ज्वाइन जरूर होइएगा। पूरा का पूरा पेपर 1 जो है आप सभी को रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं कल सुबह 8 बजे से। चलिए बी बता रहे हैं, कोई भी अतीन इंद्रिय बोध के अस्तित्व को साबित करने में सक्षम नहीं है। हमें पहले निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अतीन इंद्रिय बोध एक क्या है, मिथ है, कि नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कोई प्रूफ ही नहीं कर पा रहा है ना। और हमें ये निकाल देना चाहिए निष्कर्ष कि ये जो चीज है क्या है, कहीं ना कहीं हमारी मिथ है। तो कौन सी हमारी ऐसी फैलेसी है? अज्ञानता के लिए अपील टू इग्नोरेंस, अयोग्य प्राधिकारी से अपील यानी कि अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, रेड हेरिंग या फिर स्ट्रॉमैन। सर स्ट्रॉमैन की हम लोग बात करें तो स्ट्रॉमैन में कहीं ना कहीं हमें जो है मिसलीड किया जाता है ना। स्ट्रॉमैन की हम लोग बात करें तो हमारी कौन सी फैलेसी होती है जहां पे हमें टॉपिक से भटकाने की नहीं सर, मिसलीड जो है हमें कहीं ना कहीं किया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है हमें, है ना। रेड हेरिंग की बात करें सर, बात को टालना। बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि सर बात जो है टाल रहे हैं हम लोग। कैसे अपन जब जाते हैं, है ना, मैंने पहले भी यही सेम एग्जांपल दिया है कि सर हम लोग, अब क्या हुआ कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हम मम्मी के साथ जाते हैं मार्केट यानी कि बाजार, फाइन। अब मार्केट में जो है कोई खिलौना जो है हमें पसंद आ जाता है और खिलौने को देख के भैया हम लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए और चाहिए। पर मम्मी क्या बोलती है सर, मम्मी को अब मुद्दे से भटकाना है ना। तो मम्मी बोली अरे बेटा क्या करेगा टॉय लेके, तेरे घर पे बढ़िया जो है छोले भटूरे बारिश के मौसम में बना के रखे हैं, मस्त मजा आ जाएगा खाने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे कि सर वो कहीं ना कहीं हमारी रेड हेरिंग हो रही है, हमें असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है, बात को हम टाल रहे हैं, राइट। सर बी हमारा होता है अयोग्य प्राधिकारी से अपील करें सर, जो कि नहीं है। तो सर ऑप्शन हमारा कौन सा बचता है? ऑप्शन हमारा बचता है अपील टू इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता से। सर यहाँ पे इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी बात आपकी बोली जा रही है लैक ऑफ एविडेंस से। लैक ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है कि बिना सबूतों से यानी कि सबूतों के कमी से जो है आपकी बात बोली जा रही है।
भैया ये जो है सिद्ध करने में सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एक बात जो है कहीं ना कहीं मिथ है, जो कि नहीं प्रूव की जा सकती है। और कैसे नहीं प्रूव कर पा रहे? क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो आप देखिए जिसने पेपर दिया है 18 जून को शिफ्ट 1 में, इसी फैलेसी से क्वेश्चन था, हाँ या ना? इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है किसी चीज को इग्नोर करना, ना ना ना। इग्नोरेंस वर्ड जो है इग्नोर से नहीं बना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इग्नोर का मतलब तो है किसी चीज को, मतलब जो लड़कियां जो है बहुत लड़कों को जो है इग्नोर करती रहती हैं, वो वाला इग्नोर नहीं है। इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? अज्ञानता, जहां पे लैक ऑफ एविडेंस आपके पास है, सबूतों की आपके पास कमी हो रही है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे आप सभी, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट हमारा हो जाए। ठीक है, चलिए बताओ, बताइए आंसर इसका। 20 से 25 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताओ आंसर क्या होने वाला है। शेयर जरूर करिए सेशन को, उसके बिना देखो मजा आएगा नहीं पढ़ाने में। और आप सभी के लिए सेशन अगर लाया जा रहा है तो आप सभी के लिए ही लाया जा रहा है, और आप सभी का ही काम है उसको शेयर करने का। शराब से एक भरा जो पीपा है उसमें 8 लीटर जो है शराब निकाली जाती है। ठीक है सर, एक पूरा पीपा है ना, उसमें से हमने 8 लीटर शराब निकाल ली है, और उसको फिर पानी से हमने भर दिया। हमने शराब निकाली और फिर उसको पानी से भर दिया। ये जो काम है ना सर 3 बार और किया जाता है। किया मतलब हमने निकाला फिर भरा, हमने निकाला फिर भरा, फिर निकाला फिर भरा। ठीक है, अब जो पीपे में जो बची हुई शराब है ना, और जो पानी की जो मात्रा है, उसका जो अनुपात है आपके पास 16:65 आपके पास है। तो पीपे में मूल रूप से यानी कि ओरिजिनल कितनी जो है आपके पास शराब है वो हमें निकालनी है, कि ओरिजिनल कितनी जो है वाइन थी वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब बोलेगे सर क्या सुबह सुबह वाइन की बात कर रहे हो, पर क्वेश्चन है क्या करें, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। चलो, तो चीजों को बच्चा समझनी है और समझने की हमें कोशिश करनी है। मैंने मान लिया कि जो शराब है ना, जो वाइन है, इसकी जो ओरिजिनल जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी x लीटर है। मुझे नहीं पता कितनी है x, मैंने मान ली। तो सर बाकी का हमारा जो होगा है ना, बाकी का हमारा जो क्वांटिटी हो जाएगी इसके वाटर की, वो हम लोग क्या मान लेंगे? वो हम लोग मान लेंगे x-8, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है 8 लीटर जो है हमने उसमें से निकाल लिया है, तो x-8 हमारा हो जाएगा, है ना। चलो, रेशियो यदि मैं निकाल रहा हूं, इन दोनों का अनुपात यदि मैं निकाल लेता हूं, तो मेरे पास जो है अनुपात देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर? x-8/x। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब क्या बोला कि सर जो भी शराब है और पानी की जो मात्रा है 16:65 है, 16:65 है। ठीक है, यानी कि वाइन और जो वाटर का आपका जो रेशियो है ना, दैट इज 16:65 है। पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सर ये चीज आपकी 3 बार हुई है, वो तो है, वो बाद में अपन करेंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो है ओरिजिनल क्वांटिटी पे फोकस करना है, कि यानी कि ओरिजिनल हमारी कितनी थी। तो मतलब 65 तो मेरा ऑलरेडी है, और मेरी शराब भी तो थी उसमें पहले 16 अनुपात। तो सर 65 और 16 को यदि मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जो है नया रेशियो कितना बन जाएगा? नया रेशियो मेरे पास बन जाएगा 16 और 81। कितना बन जाएगा सर? 16 और 81। अब अगर ये 16 और 81 हमारे पास रेशियो बन गया है, तो आप देखिए कि सर वो इसका हमारे पास रेशियो है, यानी कि x-8 बटा x किसके बराबर? सर 16/81 के। अब प्रश्न में बोला था कि सर एक बार तो हमने ये चीज की थी, और इसको 3 बार अपन ने और किया। पहले एक बार शराब निकाली, फिर पानी हमने उतना ही भर दिया, फिर उसमें हमने 3 बार इसको और किया। अब 3 बार इसको करा तो कहीं ना कहीं इस चीज की सर पावर हमारी 4 हो गई। बताओ इतना समझ में आया क्या? अब सर पावर 4 होते ही ना इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास ये क्या बचता है? x-8/x बराबर ये मेरा बच जाएगा 16 रूट
16/81। अब ये देखो रूट आपके पास 4 है ना, पावर ये 4 इधर आ गया तो सर कहीं ना कहीं कितना बच जाएगा, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो मेरे पास 2 बचेगा। बिल्कुल सर, तो मैं यहां पे कर रहा हूं क्या सर, x-8/x बराबर 2/3 ऐसे ही, क्योंकि 81 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। कैसे हो रहा है बता दे रहा हूं। बाकी का तो बहुत ही सिंपल है, ये आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पावर 4 में इसको कन्वर्ट कर लिया था, ऐसे ही 81 को हमने कर लिया। सर अब तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा हो गया 2x, ये हो गया मेरा 3x माइनस 24, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर हमारे पास निकल के आएगा सर जी 24। तो x की मात्रा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24, और 24 हमारा जो है कहीं ना कहीं आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताइए। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और मैथ्स के क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए आंसर टाइम इनवोक के। आज बहुत ही बेहतरीन है, यदि मैथ्स से डर रहे हैं तो भैया फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे मैथ्स के 18 जून के पेपर में। क्या बोल दिया गया कि यदि 200 छात्रों को प्रोजेक्ट पूरा करने में 40 दिन लगते हैं। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, तो 250 को करने में कितना समय लगेगा, तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया यार। ये भी नहीं निकल पा रहा है तो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सर अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। अब तक जो है आंसर आ जाना चाहिए था। सुनो और समझो, सुनो। सब बोला गया है कि 200 जो स्टूडेंट है ना 40 दिन में काम करते हैं, 40 डेज में, यानी कि 40 दिनों में काम करते हैं 200 स्टूडेंट। हमें बताना है कि सर अगर स्टूडेंट आपके 250 हो जाते हैं, स्टूडेंट आपके 250 हो जाते हैं तो वो कितने दिनों में काम करेंगे या कितना समय लगेगा। तो आप देखिए कि सर यहाँ से 50 बच्चे बढ़ गए हैं, यहाँ से कितने बच्चे बढ़ गए हैं सर, 50 बच्चे जो है कहीं ना कहीं आपके इंक्रीज हो गए हैं। हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल। इसका भी आंसर 32 आ रहा है, दैट इज करेक्ट। बहुत ही बढ़िया मंजू, वेल डन। अब सिंपल सा आप क्या निकाल सकते हो सर, सिंपल सा यहाँ पे आप रेट निकाल सकते हो। कैसे कैसे रेट निकाल सकते हैं, सुनना और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, कैसे सर, सुनो सर, हमें पता नहीं है कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो हमने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। बिल्कुल सर, तो आप देखेंगे कि सर x लोग जो है x/40 कहीं ना कहीं, और सर इन दोनों को भी आप गुणा कर दो, 250 और 200 कितना आता है आपके पास सर, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया, हो जाएगा हमारा 4, और ये 5×8 40, तो यानी कि x/32 हमारे पास आ जाएगा। और डायरेक्टली निकाल सकते, कुछ करना ही नहीं है, 32 दिन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 दिन। इतना सा अप्रोच जो है थोड़ी सी माइंड मैप करके आपको निकालनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, 32 दिन आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं।
बताओ, देखो आंसर। बताइए। फॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक भ्रांति। ठीक है, तो सर इसमें हो क्या रहा है, बताइए आंसर। फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके आता ही है, और हमें समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। पीडीएफ जो है आज की क्लास का आपको जारफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड करो जारफ अड्डा एप्लीकेशन, और फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप पीडीएफ जो है ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भी बता रहे हैं, चलिए। क्या बोला गया कि महिलाओं को समझने वाले सभी पुरुष जो है संभावित रूप से पूर्ण पति होते हैं। संभावित पूर्ण पति असीम धैर्य पुरुष वाले होते हैं, धैर्य वाले पुरुष होते हैं, इसलिए अनंत धैर्य वाले पुरुष कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो महिलाओं को समझते हैं। अच्छा जी, तो क्या बोल दिया गया कि ऑल मैन हु अंडरस्टैंड वुमेन आर पोटेंशियली परफेक्ट हस्बैंड्स, और ऑल पोटेंशियल परफेक्ट हस्बैंड्स are men of infinite patience, therefore some men of infinite patience are men who understand। बहुत ही बढ़िया। तो विशिष्ट परिसर की भ्रांति, अस्तित्व संबंधी भ्रांति, अवैध प्रमुख या फिर अवितरित मध्य, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, क्या आंसर आप सभी बताना चाहेंगे, बताओ। बताइए आंसर। जल्दी से। कि कौन सा आंसर बनने वाला है, सभी को प्रयास करना है आंसर बताने का। कैसे आप सभी करेंगे? सभी को बताना है।